प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी का शिक्षण। आज हम कक्षा 7 के पाठ 1 के प्रश्न उत्तर भाषा की बात के प्रश्न क्रमांक 2 का अध्ययन करेंगे। आपने अपनी पुस्तक में देखा भी है। प्रश्न क्रमांक 2 में भूखे प्यासे शब्द में द्वंद्व समास है। इन दो शब्दों के बीच में सामासिक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। यह जो सामासिक चिन्ह है यह और का संकेत करता है। इस प्रकार के 10 उदाहरण देने हैं। इस प्रश्न क्रमांक 2 के माध्यम से आज हम समास का प्रकरण पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं प्रश्न क्रमांक 2। समास। समास शब्द का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का अर्थ तो आप समझते ही हैं, छोटा करना। किसको छोटा किए करेंगे? तो जो हमको पद दिए जाएंगे उन पदों को छोटा करेंगे। इसका एक दूसरा अर्थ और भी है समास का, वह है पास पास। अर्थात यदि पदों को पास पास रख दिया जाता है तो वह भी सामासिक प्रक्रिया ही कहलाती है। जैसे भूखे प्यासे। अब इस भूखे प्यासे में 2 पद हैं। भूखे और प्यासे। लेकिन सामासिक प्रक्रिया से या संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया से या छोटा करने की प्रक्रिया से या पास पास पदों को रखने की प्रक्रिया से ये दोनों पद पास में आ गए हैं और सामासिक पद बन गया है भूखे प्यासे। दोनों के बीच में सामासिक चिन्ह लगा हुआ है जो और शब्द की ओर संकेत करता है। तो सामासिक प्रक्रिया से बने या समास की प्रक्रिया से बने इस पद को हम कहते हैं सामासिक पद। इसका एक नाम और है समस्त पद। आपको समझ में आ गया होगा समस्त पद कैसे बनता है। समास में टोटल मिलाकर के कितने पद होते हैं? तो देखिए आप, समास में 2 पद दिए हैं, भूखे और प्यासे। पहले जो पद आया है इसका नाम है प्रथम पद। बाद में जो पद आया है इसका नाम है दूसरा पद। इनके एक एक नाम और है, वो आपके ध्यान में आए होंगे पहले से भी। प्रथम पद को पूर्व पद भी कहते हैं और दूसरे पद को पर पद या उत्तर पद कहते हैं। दोनों के बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है, ये आपको याद रखना है। यहां पर ये जो प्लस का निशान है ये संयोग का सूचक है। किसका सूचक है? संयोग। आपको ये याद रखना है, समास में पदों का संयोग होता है। यहां 2 पद दिए हैं, प्रथम पद और दूसरा पद, पूर्व पद या पर पद। इन दोनों पदों में संयोग हुआ है, अर्थात दोनों जुड़े हैं।
दोनों के बीच में प्लस का निशान हुआ है, और जब प्लस का निशान होता है तो अपन जानते हैं कि तीसरा पद निकल करके आता है और उसका नाम है सामासिक पद। या समस्त पद। गणित की भाषा में यदि हम देखते हैं तो 2 + 2 = 4, ये परिवर्तन हुआ है। 2 और 2 मिलकर के 4 हुए हैं, ये परिवर्तन हुआ है। इसी प्रकार से समास की प्रक्रिया में भी प्रथम पद और परपद या पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर के विकार उत्पन्न करते हैं, परिवर्तन होता है और वो बनता है सामासिक पद या समस्त पद। तो यहां जो भूखे प्यासे दिए गए हैं ये समस्त पद है। तो अब आप समझ गए होंगे कि समास किसे कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा को भी समझ लेते हैं। दो या दो से अधिक पदों के संयोग को समास कहते हैं। यह एक व्याकरणिक प्रक्रिया है, ऐसी व्याकरणिक प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदों के संयोग से पद बनता है, उसको समास कहते हैं। इस प्रक्रिया का नाम समास है। आपको ये ध्यान में रखना है, 2 या 2 से अधिक पदों से के संयोग होने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का नाम समास है। और समास की प्रक्रिया से आगे इसको समझ लेते हैं। समास की प्रक्रिया से बने पद सामासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। समस्त पद कहलाते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 2 में हमको यह समझाया है कि भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इसका अर्थ यह है कि समासों के भेद हैं। तो समासों के कौन कौन से भेद हैं तो यहां में समझाया गया है। समास के भेद या प्रकार। हिंदी व्याकरण में समास के 6 भेद हैं और इन 6 भेदों का जो आधार है, आपको ध्यान में है समासों का जो भेद किया गया है वो किस आधार पर किया गया है। समासों के भेदों का जो आधार है वो उनके पदों की प्रधानता का होना है। कुछ समास ऐसे होते हैं जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है, दूसरा पद गौण होता है। कुछ समास ऐसे हैं जिसमें प्रथम पद गौण होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं। तो इस आधार पर समासों के प्रमुख रूप से 4 स्थितियां हैं इनकी। प्रथम पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं या दोनों ही पद प्रधान नहीं होकर के तीसरा पद प्रधान होता है। ये जो 6 प्रकार के समास है, इन समासों के भेद इन 4 स्थितियों के आधार पर हुए हैं। तो हमको यदि याद रखना है और समझना है तो हम इस आधार पर ही इनको पढ़ेंगे। परिभाषा में भी हमको इनका उल्लेख करना होता है कि किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है, और याद करने में भी आपको सुविधा हो जाएगी। तो आप देखिए, एक एक स्थिति के आधार पर अपन इनको पढ़ते हैं। पहली स्थिति कौन सी बताई है आपने? तो पहली स्थिति है प्रथम पद प्रधान होता है।
ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति, दूसरा पद प्रधान होता है, और तीसरी स्थिति क्या है, दोनों पद प्रधान होते हैं। और चौथी स्थिति तीनों से विपरीत है। वो कौन सी है, दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, या इसको ये कह सकते हैं तीसरा पद प्रधान होता है। तो चौथी स्थिति है तीसरा पद प्रधान होता है। समास में कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं। पूर्व पद होता है, प्रथम परपद होता है, या प्रथम पद होता है दूसरा पद होता है, या उत्तर पद होता है। तो किसी न किसी एक पद की प्रधानता होती है। उस आधार पर इनकी ये चार स्थितियां हैं। अब प्रथम पद प्रधान होता है तो इसका समास है अव्ययी भाव समास। आप यदि अव्ययी भाव समास की परिभाषा लिखेंगे या बोलेंगे तो अपन ये कह सकते हैं, जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है, दूसरा पद गौण होता है, या जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है या अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरी स्थिति है दूसरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या बनेगी, जिस समास का प्रथम पद गौण होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, या उनके अंदर विभक्तियों का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और तीसरी स्थिति है दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जो हमारी पुस्तक का प्रश्न क्रमांक 2 है, उसमें भी द्वंद्व समास का ही उल्लेख हुआ है। इस समास की विशेषता यह है कि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। और अंतिम जो स्थिति है इसकी, वह है तीसरा पद प्रधान होता है, तो वह होता है बहुव्रीहि समास। चार स्थितियों के ये चार समास हो गए हैं। अब हमारे पास में दो समास और बचते हैं, एक है द्विगु समास और एक है कर्मधारय समास। द्विगु समास की क्या विशेषता होती है, द्विगु समास का एक पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद इसका प्रधान होता है, इसलिए इस समास को हम इस श्रेणी में रखेंगे, दूसरा पद प्रधान होता है। चौथे नंबर का जो हमारा समास है, पांचवें नंबर का, वह है द्विगु समास। और एक समास और बचता है अब हमारा कर्मधारय समास। इस समास की क्या विशेषता होती है, इस समास के पदों के बीच में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, अर्थात एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष्य होता है। वह कोई सा भी पद हो सकता है, प्रथम पद विशेषण होगा तो दूसरा पद विशेष होगा, प्रथम पद विशेष होगा तो दूसरा पद विशेषण होगा। अर्थात इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, और दोनों पद प्रधान वाली श्रेणी में हम इसको रखेंगे। छठे नंबर का एक समास हमारा जो है वह है कर्मधारय समास। इस प्रकार से पदों की प्रधानता के आधार पर हमने ये समासों का वर्गीकरण किया है, आपको याद करने में इसमें सुविधा रहेगी। प्रथम पद प्रधान वाला समास अव्ययी भाव समास, दूसरा पद प्रधान वाला दो समास है, तत्पुरुष समास और द्विगु समास। दोनों पद वाले द्वंद्व समास और कर्मधारय समास,
और जिसका तीसरा पद प्रधान होता है वह होता है बहुब्रीहि समास। उदाहरण देखिए, अव्ययीभाव समास, इसके उदाहरण है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। इसका प्रथम पद प्रधान है, अव्यय है यथा। आजन्म, जन्म भर या जन्म तक, प्रथम पद अव्यय है और प्रथम पद इसका प्रधान है। प्रतिदिन, दिनों दिन, दिन दिन, और दोनों को मिलाकर के बना है प्रतिदिन। इसमें प्रति उपसर्ग है, अव्यय शब्द है और ये प्रधान भी है। इस तरह से ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ग्रामगत, गांव को गया हुआ, और कारक विभक्तियों का लोप होता है। इसमें को विभक्ति का लोप हो रहा है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को कारक विभक्ति का लोप हो रहा है, दूसरा पद प्रधान है। इस तरह से ये दो उदाहरण इस तत्पुरुष समास के हैं। द्विगु समास, द्विगु समास का प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची। जैसे सप्ताह है, 7 दिनों का समूह, तो प्रथम पद क्या है? संख्यावाची है, संख्या बताने का काम करता है। नवग्रह, 4 पाई, 8 आना, इस प्रकार से ये ऐसे पद हैं जिनका एक पद संख्यावाची है। तो ये हमारे द्विगु समास के उदाहरण हैं। द्वंद्व समास, जो हमारी पुस्तक में हमको पूछा गया है या समझाया गया है। भूखा प्यासा, 2 पद है, दोनों ही प्रधान है, बीच में सामासिक पद लगाया गया है और यह सामासिक पद और शब्द का संकेत करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि द्वंद्व समास के अंदर और शब्द का लोप होता है। यहां भी समझाया है, भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। अब ऐसे हमको 10 उदाहरण लिखने हैं। 2 उदाहरण हैं, भूखा प्यासा, छिन्न भिन्न। अन्य उदाहरण बोलता हूं, दिन रात, दिन और रात, बड़ा छोटा, बड़ा और छोटा, आय व्यय, आय और व्यय, सुख दुख, सुख और दुख, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, अन्न जल, अन्न और जल, दिन रात, दिन और रात, राजा रंक, राजा और रंक, गरीब अमीर, गरीब और अमीर, बड़ा छोटा, बड़ा और छोटा, लंबा चौड़ा, लंबा और चौड़ा। इस प्रकार से इन पदों के बीच में और विभक्ति का लोप होता है और उसके स्थान पर हम सामासिक चिन्ह इस तरह का लगाते हैं। ये हमारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास की विशेषता यह होती है कि इसमें विशेषण विशेष का संबंध होता है पदों के बीच में। यहां हमको उदाहरण दिया, चंद्र बदन, चंद्र है बदन जिसका, या चांद के समान बदन, बदन यानी मुख, चंद्र के समान मुख। एक पद चंद्र दूसरे पद बदन की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको विशेषण विशेष का समास भी कहते हैं। चंद्र बदन, मुख चंद्र, चरण कमल। तो ये हमारे कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। एक समास है हमारा बहुव्रीहि समास। इसकी विशेषता है कि इसके दोनों पद गौण होते हैं और तीसरा पद प्रधान होता है। उदाहरण देखिए आप, गजानन, गज मानी हाथी होता है और आनन यानी मुख होता है। हाथी जैसा मुख है उसका, उसको गजानन कहते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ स्वीकार नहीं करते हुए और इसका अर्थ निकलता है गणेश। अर्थात दोनों पद प्रधान न होकर के तीसरा पद प्रधान हो गया गणेश। दशानन,
10 है आनन जिसके, ये इसका अर्थ होता है। लेकिन इसका अर्थ हम क्या ग्रहण करते हैं? रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लेकिन अर्थ होता है गणेश। जब दोनों पद प्रधान होकर के तीसरा पद प्रधान हो जाता है तो वहां होता है बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 के माध्यम से हमने हिंदी व्याकरण का समास का प्रकरण ये आज हमने समझा है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझने की दृष्टि से और कम से कम 2 बार आप इस वीडियो को आवश्यक रूप से सुने। शिक्षण के वीडियो आपके पास पहुंचते रहें, इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।